अब इन लोगों के पास कुछ है नहीं कि अब हम और क्या कर दें, 370 को भी लागू ही कर रहे हैं, हटा दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की शुरुआत कर दी है उत्तराखंड से, और राम मंदिर बनवा दिया है। ये तीन बड़े मुद्दे होते थे बीजेपी के पास। तो ये 2024 में ज्यादा डिलीवर कर दिया है, तो उसका नतीजा आ रहा है क्या कि कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, हम ये कर देंगे आपके लिए, अब कोई सुन ही नहीं रहा है, और विरोध ज्यादा दिखाई देने लगा ये सोशल मीडिया और सब पे, यूट्यूब के जमाने में। आपका क्या टेक है कुछ? नहीं, बात तो देखो बिल्कुल सही है। मुद्दे विहीन चुनाव हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी चुनाव है, मुझे लग रहा है कि अनुभव भाई ने तो बड़ा लंबा एक समय बिताया है चुनाव समीक्षक के तौर पे, पत्रकारिता के तौर पे। तो ऐसा चुनाव इन्होंने भी नहीं देखा होगा। पता चला जिस दिन नामांकन की डेट है उसी दिन पार्टियां अपने कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। अरे भैया, 4-4 5-5 महीने उनको मिलता था प्रचार करने के लिए, वो भी वक्त नहीं मिल पा रहा है। अब ये केसरगंज की जो सीट पे इनका जो टिकट काटा गया है, ये काटने के पीछे की भी कहानी को हमें समझना चाहिए। अगर करण भूषण का टिकट पहले दिन हो जाता तो मुझे लग रहा है इसकी नाराजगी और इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा फैलते। अब जिस तरीके से उनका टिकट होता है, उसके बाद में यहाँ से लेके हरियाणा तक पहलवानों के भी बयान आते हैं कि हम हार गए और जो सामने वाला आरोपी था वो जीत गया। ये भावनात्मक तौर पे उन्होंने जब बयान दिया है तो ये भी असर देगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है, मैं मथुरा भी होके आया हूं, तो मथुरा का थोड़ा मन हुआ कि लोगों से बात बात करा जाए। और बात 46-47% का मतदान होना, ये अपने आप में पुष्कर जी बहुत बड़ी एक मतलब एक खबर है अपने आप में। और वहां वहां पे 46-47% मतदान होना, जहां पे बड़ी फिल्म स्टार, एक जमाना होता था जब फिल्म स्टार कोई भी होता था उनके नाम से वोटिंग बिल्कुल। हुआ करती थी, लोग लाइनों में लगते थे जाके, लेकिन वो भी असर देखने को नहीं मिला। तो उनमें कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे घर में 6 लोग हैं, मैं सिंगल वोट डालने गया था, 5 लोग नहीं डाला। मैंने कहा भाई क्यों 5 लोग क्यों नहीं डाल रहे, आप अकेले क्यों डाल रहे? कह रहे देखो हम कहीं पे भी वोट दें, वोट एक ही जगह जाएगा। उनका इशारा साफ था। तो ये ये जो परसेप्शन है और ये जो नैरेटिव है, लोगों के दिमाग में बैठ गया कि यार ईवीएम में कहीं गड़बड़ी हो रही है, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। तो कई सारे चुनाव अगर 2014 के बाद से देखें, जो हम समीक्षा किया करते थे, सटीक समीक्षा होती थी कि एक चुनाव चाहे बूथ लेवल का हो या पूरे सामूहिक तरीके से अगर जब हम लोग बात करते थे, तो उसके आसपास ही वो चीजें होती थी। लेकिन 14 के बाद में चीजें बदल गई। जिसकी हम समीक्षा करते हैं वो सारी जब रिजल्ट पिटारा खुलता है वो सारे नकारे जाते हैं। और अनुपम भाई ने जिस तरीके से कहा कि विकास दुबे का मामला हुआ, फिर त्यागी का मामला हुआ, और ये किसानों का मामला हुआ, ये सारा मामला हुआ। अगर इनकी तासीर अगर आप देखो, तस्वीर अगर आप देखो, तो विरोध जबरदस्त था। जब वोटिंग होती है, वोटिंग में वो चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नरेश टिकैत भी इस बात को नहीं मानते कि ऐसा कैसे हो रहा है। श्रीकांत त्यागी का इलाका भी इस बात को नहीं मानता कि हमारे वोटर जो वोट डाल रहे थे, जो उदासीनता थी, उसके बावजूद भी ऐसा रिजल्ट ये कैसे हो गया। तो ये चीजें हैं, ये जो संशय के बादल हैं, ये चीजें लेकिन रमेश जी, मुझे मैं लग यहाँ रहा पे, है आप कहीं ना गाए बगाए ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इससे मैं पहले नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, पैनलिस्ट हुई? हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन जो चीजें हैं वो नहीं नहीं, हमें भी तो इनडायरेक्ट बताइए ना। तरीके से कही आप जाएगी और कर्नाटक जीत सवाल ले, उठ रहे हैं। आप कर्नाटक जीत ले तो ठीक, आप तेलंगाना जीत ले तो ठीक, आप हिमाचल जीत ले तो ठीक, आप कहीं 10-10 वोटों की में या 100 वोटों के अंतराल से कम रह जाए, ये कैसे हो सकता है? इतना ईवीएम कैसे सेट किया जा सकता है कि सिर्फ 2000 वोटों का? मैं अखिलेश यादव की बात से इसलिए और सहमत नहीं होता हूं कि वो कहते हैं मैं 5 जवाब लाख देता की मेरी चोरी कर ली सरकार की, ये 5 लाख वोटों की चोरी। तो इतना कैसे कैलकुलेशन लगता है कि सिर्फ 5 लाख वोट निकाल लो और ये अपनी 245 आ जाएंगी और उनकी 111 रह जाएंगी? और हकीकत ये है कि आपके अपने 111 आज नहीं रह गए हैं, 104 और 103 पे हैं आप। और उसी में सर देखो अखिलेश देखो यादव चौहान कहते जी, हैं कि ये ईवीएम से हरा बहुत के हम ईवीएम हटा देंगे। आसान शब्दों में ये चीजों को समझा जा सकता है। देखो, हमारा पीलीभीत और आपका हरदोई, ये जो इलाका है ना, दंगल बड़ा फेमस हुआ करता था एक जमाने में, बिल्कुल। अगर आपको पता हो। तो वहां वो जो लोकल के जो खिलाड़ी, जब जो पहलवान लड़ते थे, उनके सामने जब बाहर के कोई पहलवान लड़ने आते थे,
तो हमारे जो पहलवान जब गिर जाते हैं ना, तो वो ये कहते थे नहीं, सामने वाले जो पहलवान है उसने बॉडी पे तेल लगा रखा था, हम हाथ पकड़ रहे थे, शरीर पकड़ रहे थे, वो फिसल रहा था। तो देखो, वो कहते हैं ना कि नाचना ना आंगन टेढ़ा, ये भी आप कह सकते हो। लेकिन जब आप तेलंगाना में जाते हो, बीजेपी की वहां कोई वजूद नहीं है, वहां वो हार रही है, तो इससे आप उदाहरण इससे आप नहीं जोड़ सकते हो। वही कर्नाटका का मामला है, कर्नाटका में कांग्रेस जीत रही है, उनका जनाधार है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। वहां बीजेपी को अगर आप जितवाने की कोशिश करोगे, या ऐसी जगह बीजेपी या कांग्रेस को जितवाने की कोशिश करोगे जहां उनका जनाधार ही नहीं है, तो यहाँ पे ये जो आरोप है ये खारिज हो जाते हैं। दूसरे जो आरोप लग रहे हैं, कई चीजों को लेकर लग रहे हैं। मैंने पिछले आपके एपिसोड में एक उदाहरण दिया था, झारखंड का जब मामला हुआ था, अभी छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ था, उसमें बसपा का प्रत्याशी था, उन्होंने कहा जिस बूथ से मैंने वोट डाला था, मेरे घर के वोट नहीं मिल पाए, मेरा वोट नहीं मिल पाया। उसके बाद उनकी जो कंप्लेन है वहां जिला कार्यालय में भी जाती है, और फिर दिल्ली भी कंप्लेन करते हैं, उनका कोई असर नहीं होता, उनके ऊपर कोई मंथन नहीं होता, कोई डिबेट नहीं होती है, नहीं, कोई उस पे तो चर्चा नहीं सुप्रीम होती कोर्ट है। ने रोक लगा दी। तो मैं डिबेट को थोड़ा सा चर्चा जल्दी होना, जल्दी अनुपम जी के पास जाता हूं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है में सहज के रखी जाएंगे, और वो वोट आपको गिनवाने तो 7 दिन में आप कह दीजिए, तो वीवीपैट पैसा जमा होगा, गिन लिया जाएगा, जिसपे बड़ा विरोध है। अनुपम जी, जो बातचीत निकल के आई, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मुद्दा क्या है और ये नए नए मुद्दे उखाड़ दिए जा रहे हैं और उससे चुनाव, ये जो कम वोटिंग और ईवीएम आ रही है, जो सहारा लिया जा रहा है, इस पे आपका क्या टेक है? क्योंकि कम वोटिंग, आप लगातार कहते हैं, ये जरूरी थोड़ी ना बीजेपी के अगेंस्ट ही काम करेगी, ये पक्ष में भी काम कर सकती है। और दूसरा, एक जो ईवीएम वाला मसला धीमे धीमे, जैसे मथुरा की बात कही, तो ये लोगों के जो जहन में बात आती है और रिजल्ट में कुछ आती है, इसको कैसे, मतलब फिर कैसे निस्तारण हो, आपको क्या लगता है? पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा पुष्कर भाई कि कम वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ ही जा रही है, फेवर में भी आती है। मैंने उल्टी हाँ। बात कही थी। मैंने कहा था साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कम वोटिंग सरकार के फेवर में और हैवी वेटिंग सरकार के खिलाफ जाती है। जी, तो कम वोटिंग हुई है तो सरकार के फेवर में मानी जाइए, पर मैं नहीं मानता। मैंने ममता बनर्जी का चुनाव देखा, 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। लोग कह रहे थे सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है। ममता बनर्जी हिस्टोरिकल सीट लेके आई, लेकिन अपना चुनाव ज्यादा हार गई। वोटिंग हो, हाँ, ज्यादा वोटिंग और कम वोटिंग वाले फंडे में नहीं मानता, ये टुटके हैं। और मैं थोड़ा सा, साजिद भाई भी कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया से फर्क नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने कहा सोशल मीडिया पे हाइप कुछ चीजों की ज्यादा हो जाती है। मैं रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा था, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कर रहा था। बात अगर ईवीएम पे ही आ जाएगा तो फिर कहीं चुनाव में कोई और बात करने लायक बची नहीं। एक आम, मतलब मैं सिर्फ वही बात करता हूँ जिसको आप तथ्यात्मक रूप से प्रूव कर सकें। मुझे मेरे कान में कोई नहीं आके बताता कि अमित शाह के पंडित ने अमित शाह से क्या कहा, मुझे मालूम नहीं रहता। यकीनन मानिए, मुझे ये सब चीजें मालूम नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा ये बात। ये जो बता पाए उसी के पूछे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक तरफ आपका, अब आपने कहा कि आपने, पुष्कर चौहान ने एक सर्वे चलाया कि भारतीय जनता पार्टी 362 364 सीट ला रही है एनडीए। मैंने वो भी मान लिया, भाई ठीक है, आपने चलाया, मान लिया। और रही बात इसकी कि एक समाज के लिए है, तो समाज के लिए तो साहब, हम तो उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी एक लाइन से सबको जूते मारने की बात करती थी। सबका सबका तिलक तराजू कलम तलवार, सबको लाइन मारे, और सबके सब उसी से चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। सब बड़ा बड़ा नहीं, बड़ा वो सहिष्णु तो फिर समाज उन्होंने है कह हमारा। दिया। अब देखिए, हाँ। पुष्कर भाई, लेट मी टॉक। हाँ, तो अब वो सब, अब वो बड़ा सच। अब एक बात आ जाती है ईवीएम की। हालांकि ईवीएम पे कोई क्या कह सकता है, मैं फिर आंकड़ों के लिहाज से कहता हूं कि अगर ईवीएम की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने अस्तित्व का सबसे बुरा प्रदर्शन 2014 में करती है, 42 सीट। वो चुनाव ईवीएम से 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस ने कराया था। आप अपने चुनाव में सबसे ये Lowest. कहना कि साहब तेलंगाना में लहर नजर नहीं आ रही थी। नरेंद्र मोदी के अलावा हिंदुस्तान में कब ऐसा हुआ कि एक क्षेत्रीय नेता आया जिसकी कोई खबर नहीं थी और उसने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया? 2014 में जो हुआ वो 1952 से लेकर 2014 तक एक मुख्यमंत्री आप बताएं, एक प्रधानमंत्री बताएं। हमने देखा राव किस हाल, नरसिम्हा राव कैसे आए, गुजराल कैसे आए, देवगौड़ा कैसे आए, वीपी सिंह कैसे आए, चंद्रशेखर कैसे आए,
मोरारजी देसाई के, एक नेता बताइए जो एक स्टेट से निकल के आया जिसके बारे में कोई नहीं कह रहा था, उसने अकेले पूरा इंडिया जीत लिया, तो वो ये सब बातें कर रहा। अब रह बात आती है कि साहब एक छोटी सी बात पे जरूर कहूंगा, और सबकी अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं, उनको वेलकम है, करें। एक चीज मैं जरूर कहूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि जिस लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत बैठकर हम लोग बड़ी लंबी जबान से हम आप सब लोग बोलते हैं, हम उसी पूरे ढांचे पे सवाल उठाएं। मुझे एक बात बता दें, चुनाव कराता कौन है? चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग भला क्या करता है? चुनाव आयोग तो एक ऑब्जर्वर देता है हर क्षेत्र में, और 50, 55 लाख, 60 लाख ईवीएम मशीन दे देता है। चुनाव फर्ज कीजिए वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो भाई रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? ममता बनर्जी का कलेक्टर। वो ईवीएम्स की जांच करता है, वो ईवीएम पे फॉर्म 17 भरवाता है हर कैंडिडेट से, वो ईवीएम की पूरी सेटिंग करता है, वो काउंटिंग कराता है, वो पूरा कराता है। 60 लाख ईवीएम दिल्ली के एक तहखाने से कंट्रोल हो रही हैं, और जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। भाई एक लॉजिकल बात, मैं अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी, मुझे बहुत ज्यादा समझ भी नहीं आता। एक आंकड़े वाली बात कर ले कि मतलब जो जिन्होंने चुनाव कराया, सबसे बुरी बात आपने खुद अपने हाथों से ली। आप चुनाव करा रहे हैं भाई, तेलंगाना में चुनाव आपने कराया, वेस्ट बंगाल में चुनाव आपने कराया, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में चुनाव आपकी सरकार करा रही। चुनाव आयोग क्या करता है? 55 लाख, 60 लाख ईवीएम मशीन दे दिया, और किसी और स्टेट से एक तो ऑब्जर्वर दे दिया। इसके अलावा आप बताइए चुनाव आयोग की भूमिका। एक चीज मैं आखिरी बात कह लूं पुष्कर भाई, एक आखिरी बात कि साहब, अगर आप चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, मैं राहुल गांधी के रेफरेंस से कह रहा हूं, मैं अखिलेश यादव के रेफरेंस से, अगर आप चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, तो सिर्फ दो में से एक चीज होगी, सिर्फ दो में से एक चीज, या तो आप में गड़बड़ी है या ईवीएम में गड़बड़ी है। आप अगर ईवीएम को सही मान लेंगे तो फिर आप गड़बड़ा। पहली बात, एक आखिरी बात है, सुनिए, अटल बिहारी एक चुनाव हारे, उनका कैरियर खत्म 2004 में। लाल कृष्ण आडवाणी 2009 में एक चुनाव हारे, उनका कैरियर खत्म। राहुल गांधी 55 चुनाव हार के भी उनका कैरियर, युवा नेता है, देश की आशा है। अखिलेश यादव 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, वो भी देश की उम्मीद है। लालू यादव जेल आधी काट के आए हैं, वो भी देश की उम्मीद है। देखिए बात समझिए ना, ये जब तक एक डायनेस्टिक वो है तो उनका आप कह सकते हैं, वरना तो अटल और आडवाणी जैसे लोग का काम लग गया, फुर्सत हो गए। एक चुनाव, सिर्फ एक चुनाव। ठीक मोहिंदर जी, दरअसल मसला ये है, जो विपक्ष ये उठाता रह रहा है ना, ये समाज नाराज है, वो समाज नाराज है, दरअसल ब्रांड मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या आप मानते हैं? जैसा मतलब अनुपम जी ने ब्रांड मोदी वर्ड नहीं यूज किया, मैं ये नहीं कहा मालिक, कोई मुकाबला नहीं। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूं सर। 2014 तक कोई एक भी ऐसा क्षेत्रीय नेता नहीं है जिसने एक राज्य के मुख्यमंत्री से उठ के प्रधानमंत्री का चुनाव पूरे देश को स्वीप करके मैंने कोई कहने का कोई मुकाबला नहीं है भैया। मैं आपकी बात ही नहीं, मैं अपने शब्दों में सवाल पूछ रहा था, आपने शायद सुना नहीं, पानी पी रहे थे। तो मोहिंदर जी, जो ये ब्रांड मोदी है ना, इसको विपक्ष नहीं तोड़ पा रहा है और अपने अंदर की कमियों को नहीं झांक पा रहा है।